हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जो निबंध है उसकी बात करेंगे। निबंध कैसे लिखा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको पता है अभी आजकल चल रहा है हमारा महाकुंभ। तो इस चीज़ को देखते हुए जो महाकुंभ पे जो निबंध है वो आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप क्लास 12th में हो। महाकुंभ पर निबंध तैयार कर लेना। देखो, निबंध आपका या तो ऐसा आ सकता है कि 2-3 टॉपिक दे दिया जाए या उनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि एक ही टॉपिक दिया जाए या 2 टॉपिक दिया जाए, उनके सब टॉपिक भी दिया जाए, फिर उन पे निबंध लिखना हो। जब भी आपको निबंध मिले, आपको पता है क्या करना है। आपको उसका इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना और उसका जो उपसंहार है वो ज़रूर देखना है। और जो मेन टॉपिक है उस पर 3-4-5 टॉपिक आपको बनाने हैं। उन सभी टॉपिक पे 4-4 लाइन, 5-5 लाइन लिखनी है। कम से कम एक निबंध 3.5 से 4 पेज की होनी ही चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और समय का भी ध्यान रखना है, ठीक। तो पहले आ जाते हैं हमारे पहले वाले निबंध पर, महाकुंभ, आस्था और संस्कृति का महापर्व, ठीक है। तो सबसे पहले हर एक निबंध में क्या आएगा, प्रस्तावना आएगा। चित्र आपको नहीं बनाना है, यहाँ पर मैंने महाकुंभ का चित्र भी लगा रखा है, ये बस थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है जो हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। ये आप जानते हैं कि जो महाकुंभ पर्व है वो हर 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। यह मेला 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में बारी बारी से मनाया जाता है। 2025 में यह मेला प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, जो संगम नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये हो गया इसका प्रस्तावना। प्रस्तावना आपको ज़रूर देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं धार्मिक महत्व, ठीक है। ये सब टॉपिक है, ठीक है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस पवित्र स्नान से पापों का क्षय होता है। जो हमारे पे पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, जो समाज में एकता और भाईचारे की भावना को प्रबल करता है। ये आपको लिखना है इसके धार्मिक महत्व में, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक आप लिखोगे, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपराओं और एकता का प्रतीक भी है। इस मेले में विभिन्न संप्रदायों के साधु, संत और महात्मा एकत्रित होते हैं और धार्मिक प्रवचन, ध्यान, भक्ति के कार्यक्रमों में योगदान देते हैं। इसके अलावा यह मेला भारतीय समाज की विविधता, एकता और समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। महाकुंभ के दौरान एकता, समर्पण और श्रद्धा का अद्भुत मेल देखने को मिलता है, जो हमारे धर्म और संस्कृति की जड़ें मजबूत करता है। ये फिर आप इस टॉपिक में लिखेंगे, ओके बच्चों। आप अगर आप एक ध्यान से सुनेंगे भी ना, क्योंकि निबंध रटा नहीं जाता, निबंध को समझा जाता है और अपने शब्दों में लिखा जाता है। आप ये सोचोगे कि जो लिखा है डिक्टो रट लूंगा, रटना नहीं है, बस समझना है। और उन, अगर आपको मेन मुद्दा पता है क्या होना चाहिए, जो भी निबंध है उनके ये सब टॉपिक अगर रटना है तो इन टॉपिक्स को रटो और ये सुनो, समझो और उसको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। आयोजन और व्यवस्थाएं। महाकुंभ के आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिसमें सड़कें, स्ट्रीट लाइट, साधु संतों के लिए नगर, स्नान के लिए घाट, सुरक्षा, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट आदि शामिल होते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के शाही स्नान के साथ आरंभ हुआ और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा, ठीक। कब समाप्त होगा? 26 फरवरी को ये आखिरी समाप्त होना है, ठीक है। आर्थिक प्रभाव क्या है? महाकुंभ 2025 का बजट लगभग $800 मिलियन, लगभग 6,000 करोड़ रुपए है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 30 से $35 बिलियन, लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है, ठीक है। ये इतना बड़ा आर्थिक चीज है, क्योंकि लोग आएंगे, लोग रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ठीक है, कपड़े पहनेंगे, चीजें चीजें खरीदेंगे, तो इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, वहाँ के लोगों का फायदा होता है इसमें, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट, हालिया घटनाएं।
मौनी अमावस्या के दिन 25 जनवरी 2025 को संगम क्षेत्र में भगदड़ की घटना में 10 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और कई घायल हुए। इस घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को और सख्त किया है। तो यहाँ पर तो 10 लिखा हुआ है आंकड़ों में, और ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। आंकड़ों में 10 दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में यहाँ 10 नहीं, कम से कम 200 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, ये सुनने में आ रहा है। और अब लास्ट में आप क्या लिखोगे? उपसंहार जरूर लिखना है। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और आस्था का अभिन्न हिस्सा है, जो हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होकर लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महाकुंभ मेला भारतीय समाज की विविधता, एकता और समृद्धि का प्रतीक है। ये आप लिख देंगे। जब भी आप निबंध लिख रहे हैं तो जो की पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन कर दे काले पेन से, या उसको पूरा ही काले पेन से लिख दे, तो दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 3-4 पन्ना होता है ना, एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ता है। एग्जामिनर को मोटा मोटा दिखे इम्पोर्टेंट, उसके लिए काले पेन का बीच बीच में, जो नीले पेन से लिख रहे हो बीच में काले पेन से दिखा दो, तो एग्जामिनर को दिखे स्पष्ट इम्पोर्टेंट चीज़, और फिर अब वो आपके नंबर पूरे छोड़ेगा। अगर आप पॉइंट नहीं बनाओगे, भले ही आपने किताब से रट लिया हो और पूरा रटा हुआ छाप दोगे ना, पॉइंट्स नहीं बनाओगे, काले पेन का प्रयोग नहीं करोगे, तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन आपको पूरा भाई रटा नहीं है, आप अपने शब्दों में बना रहे हो, लेकिन आपने प्रस्तावना दिया है, उपसंहार दिया है, टॉपिक दिए हैं, बीच में डेट्स लिखे हैं, काले पेन से अंडरलाइन किया है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। साथ ही मात्राओं का विशेष ध्यान देना है और अपनी राइटिंग का भी विशेष ध्यान देना है। अगला जो टॉपिक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये बहुत एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना देना है हमें। विज्ञान मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। विज्ञान ने मानव जीवन को सरल, सुविधाजनक और आरामदायक बना दिया है। ये जो मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो एक विज्ञान का है, विज्ञान तकनीकी विज्ञान का हिस्सा है। नहीं तो पहले तो क्या था, गुरुकुल था, है ना। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति ने चिकित्सा, शिक्षा, संचार, परिवहन और कई अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। विज्ञान के विकास ने मानव जाति को अनेक वरदान दिए हैं, लेकिन विज्ञान के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। इस निबंध में विज्ञान के वरदानों और अभिशापों का हम विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, ये हो गई इसका इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना हो गई। अब इस पर टॉपिक बनाइए। ठीक है, तो विज्ञान के वरदान क्या क्या हैं? देखो, यह है टॉपिक। विज्ञान के अनेक वरदान है, जिनमें से निम्नलिखित शामिल है। जैसे चिकित्सा में प्रगति, काले पेन से लिखोगे। विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। नई दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, उपचार विधियों के विकास ने मानव जीवन प्रत्याशा को बढ़ा दिया है। ठीक है, शिक्षा में प्रगति, विज्ञान ने शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, पहले हम सिर्फ ऑफलाइन में पढ़ा करते थे, आजकल आप घर से मोबाइल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, है ना। इंटरनेट और ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध करा दिया है, सभी के लिए। ठीक है, संचार में प्रगति, विज्ञान ने संचार को सरल और त्वरित बना दिया है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने लोगों को एक दूसरे से जुड़ने के नए तरीके प्रदान किए हैं। ठीक है, परिवहन में प्रगति, विज्ञान ने परिवहन को अधिक सुविधाजनक और तेज बना दिया है। हवाई जहाज़ों, ट्रेनें और कारों ने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से, जल्दी से यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है। ठीक, अन्य क्षेत्रों में प्रगति, विज्ञान ने कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। ठीक है, ये हो गया इसके विज्ञान के वरदान। अब आ जाते हैं इसके अभिशाप में। विज्ञान के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जिनमें निम्न शामिल है। पहला है पर्यावरणीय क्षति। विज्ञान ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो हमारे पर्यावरण को किया है, और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है यानी कि हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, विज्ञान ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें औद्योगिकरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन विज्ञान के नकारात्मक प्रभाव हैं। ठीक है, इनको भी अपने शब्दों में बढ़ा सकते हो। औद्योगिकरण में फैक्ट्री वगैरह लग रहा है, धुआं जाता है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो इसमें और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिखवा रहा हूँ। मेन युद्ध और विनाश।
विज्ञान का उपकरण जैसे एटम बम, परमाणु बम, है ना, गोलीबारी मशीन, इससे जब फेंका जाता है इंसान की तो क्षति होती है, पर्यावरण का भी बहुत नुकसान होता है। विज्ञान का उपयोग युद्ध और विनाश के लिए भी किया गया है। परमाणु हथियार और अन्य शक्तिशाली हथियार विज्ञान के नकारात्मक उपयोग के उदाहरण है। हिरोशिमा और नागासाकी पे कब बम फेंका गया था? आज से 70-80 साल पहले, और उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। वहाँ के बच्चे आज भी लूले लंगड़े पैदा होते हैं, क्योंकि आप सोच रहे हो कि एक बार हम कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट उसी टाइम रहेगा, नहीं, उसका इम्पैक्ट सदियों तक रहता है, सदियों सदियों तक चलेगा। ठीक है, तो युद्ध तो चाहे देखो छोटा मोटा युद्ध हो या बड़ा युद्ध हो, चाहे युद्ध अपने घर में हो या परिवार में हो, पड़ोस में हो, ठीक है, जहां पे भी हो, युद्ध से हमेशा नुकसान ही होता है, दोनों को होता है। ठीक है, अगला है नैतिकता और मानवता पर प्रभाव। विज्ञान ने नैतिकता और मानवता पर भी प्रभाव डाला है। ठीक है, आज आप देख रहे हो सोशल मीडिया आ गई है। ठीक है, लोग टिकटॉक पे रील्स पे आके नाच रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं, इतना अश्लीलता फैला रखा है ना टिकटॉक में, इन सब चीज़ों में। तो हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जो गलत है गलत को गलत और सही को सही बोलना होगा। ठीक है, आप आप सही समाज है, आप सही पूरा सब कुछ है, आप सही तो जग सही। ठीक है ना। जैसे फिर आ जाता है क्लोनिंग, जीन एडिटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे वैज्ञानिक विकासों ने नैतिक और मानवीय चिंताओं को जन्म दिया है। ठीक है, आप जानते हैं जीन एडिटिंग, आप देखते हो कोई फल वैसे पहले बीज होता था, अब बीज नहीं है, जीन एडिटिंग कहा जाता है इसे। ठीक है, इससे आगे चल के नुकसान होता है। उपसंहार क्या है, लास्ट में आप क्या लिखोगे? विज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण है जो मानव जाति को अनेक वरदान दे सकता है, लेकिन विज्ञान के नकारात्मक प्रभाव से भी सावधान रहना होगा। विज्ञान का उपयोग मानवता के भले के लिए किया जाना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। विज्ञान और मानवता के बीच संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संतुलन नहीं लगेगा तो फिर उसका दुष्परिणाम ही हमें को देखने को मिलेगा। ठीक, ये दूसरा हमारा निबंध हो गया। अब आते हैं भ्रष्टाचार कारण और निवारण। ठीक है, भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है। एक सरकार आती है, बोलती है कि भ्रष्टाचार हम हटा देंगे, हम ये कर देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, हम वो कर देंगे। उनके भरोसे लालचपन में हम उनको बिठा देते हैं। ठीक है, और जो बोला था जुमला फेंका था, बाद में बोलता था हम जुमला है, और उसी में आ जाती है पार्टी, लोगों को लड़ाती है, हिंदू मुस्लिम करती है, और जब उनसे बात करो शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, तो वो चुप हो जाती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप जान जा रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हमें हमेशा जाति धर्म से जब हम ऊपर उठ जाएंगे, जब हम शिक्षा पे बात करेंगे, जब हम रोजगार पे बात करेंगे, तब सही मायनों में हमारे भारतवर्ष का, हमारे देश का सही निर्माण हो पाएगा। आपको पता है 1900 में 1990 के आसपास चीन और हम सेम इकोनॉमी में थे, सेम इकोनॉमी, एक ही पहले, मतलब तराजू सेम था, जबकि चीन की पॉपुलेशन ज़्यादा थी हमसे। आज हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन चीन हमसे कहाँ पर बैठा है? हमसे 5 गुना 6 गुना ऊपर, वर्ल्ड में नंबर 1 पहुँच गए। हम कहाँ चले गए सोचो? क्योंकि हम इन्हीं मुद्दों में रह गए, जाति धर्म पे लड़ते रहे, बढ़ते रहे, और उसके बाद और जो ये राजनीतिक पॉलिटिशियन है वो हमें लड़ाते रहे। बात होगी जब शिक्षा की, रोजगार की, ठीक है, अच्छी एजुकेशन की, स्वास्थ्य की, तब जाके सही मायनों में हमारा भारतवर्ष का विकास होगा। और ये सुधार कहाँ से होगा? आपसे होगा। ठीक है, क्योंकि आप ही वोट देने जाओगे, अरे भैया मेरा भाई खड़ा हो गया, मेरा ताऊ खड़ा हो गया, है ना, इन सब मुद्दों से बाहर निकल के अच्छे कैंडिडेट को हमें वोट देना होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रस्तावना। भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती है। यह एक ऐसा जहरीला पौधा है जो समाज की जड़ों को खोखला कर देता है। भ्रष्टाचार का अर्थ है सत्ता का दुरुपयोग करना, निजी लाभ के लिए गलत तरीके से धन प्राप्त करना, या अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करना। भ्रष्टाचार कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, जिसे हम नेपोटिज्म कहते हैं, घोटाला। देखो नेपोटिज्म सही भी है और गलत भी है। सही क्यों है? देखो तुम पापा हो, तुम्हारे बेटा है, भाई है, तुम चाहोगे कि मेरा भाई भी सेटल हो जाए, मेरा भाई भी अच्छा कमाए, जो कि सही है। लेकिन तुम्हारा भाई अगर बेवकूफ़ है, तुम्हारा भाई अगर निठल्ला कामचोर है, और तुम वो उस पद के लिए लायक नहीं है, तुम ज़बरदस्ती उस पर थोप रहे हो, तो वो बेकार है, वो बेकार चीज़ है। तुम्हारा भाई सेटल हो जाए, तुम्हारा भाई अच्छा करे, तुम्हारा बेटा अच्छा करे, अगर वो उसके योग्य है, उस पद के योग्य,
तो अच्छी बात है। ठीक है, तुम मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना। अगर वो उसके योग्य है तो साथ दो, नहीं है तो अगर उसको करोगे तो वो नुकसान ही करेगा, खुद का भी और समाज का भी। ठीक है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार के कारण। क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो यही है, लालच। सबसे पहला कारण क्या है? लालच। लालच भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। लोग अधिक धन और शक्ति प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। ठीक है, तुम कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, भाई 50 रुपए दे, 100 रुपए दो, इतने रुपए दो, इतने रुपए दो, तुम्हारा फाइल करा दूंगा, तुम्हारा ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। हर जगह फैला हुआ है। तुम घर से बाहर के निकाल के जाओ, बोलो मुझे ये कराना है, मुझे एक आय प्रमाण पत्र बनाना है, मुझे एक जाति प्रमाण पत्र बनाना है, मुझे ये कराना है, मुझे वो कराना है। हर चीज के लिए पैसा लगेगा। जो पैसा मतलब कुछ बनाने के लिए कुछ चार्ज होता है, वो बात तो है ही है, वो तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन उस चीज को प्रोसेस कराने के लिए तुमसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा। ठीक है। आरटीओ में जाओ, बोलते हैं कि भैया आरटीओ में जाओगे ना तो तुम्हारा आरटीओ घर बैठे बैठे बन जाएगा, तुम्हें जाना भी नहीं पड़ेगा, इतना रुपए दे दो हो जाएगा। हर जगह चलता है, दलाल घूमते हैं हर जगह। ठीक है। कमजोर कानून और व्यवस्था। हमारा कानून बहुत कमजोर है। ठीक है, कई कई जगह पे तो एक साइड का कानून है। ठीक है, कानून हमारे भारतवर्ष का ना एक तौले पे नहीं तुल रहा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा। देखते ही हो, कुछ दिन पहले किसी ने लगा दिया था, कहीं कहीं पे कोई जो कानून है वो महिला के फेवर में, कहीं पर पुरुष के फेवर में। पुरुष के फेवर में तो बहुत ही कम है, आप जानते हैं। जिसके पास पावर है उसके पास सारा है, तो ये चीज हटनी चाहिए। कमजोर कानून और व्यवस्था भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जब कानून लागू नहीं होते हैं तो लोग भ्रष्टाचार करने से डरते नहीं हैं। दुबई देखो, कितना स्ट्रिक्ट कानून बनाया गया है। सबसे सुरक्षित जो सिटी है दुबई है, वो जो देश है, ठीक है, अरब, सबसे सुरक्षित देश है। किस वजह से? वहां पे ना कोई भ्रष्टाचार है, ना कोई मार काट की खबर आती है। ठीक है, एक लड़की अगर रात को 12 बजे 2 बजे निकल जाएगी ना अकेले, किसी की माई के लाल का हिम्मत नहीं उसको टच कर दे। ठीक है, तुम सोना लेके जाओ ना साइकिल में, तुम्हें कोई छुएगा अगर नहीं। तुम अपने घर पे गांव में, अपने गांव में ही रात के 2 बजे सोना पहन के निकल के दिखा दो, हिम्मत होगी? नहीं होगी ना। तो यह है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का कानून बहुत वीक है और वहाँ का स्ट्रिक्ट है, तो कानून का मजबूत होना बहुत जरूरी है। नैतिक मूल्यों का अभाव। नैतिक मूल्यों का अभाव भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण कारण है। जब लोगों में नैतिक मूल्यों की कमी होती है तो वे भ्रष्टाचार को गलत नहीं मानते। ठीक है, वो गलत नहीं मानते, फिर मैं ये तो सही है भाई, मेरा फायदा है इसमें, दूसरों से क्या लेना देना, वो ये समझते हैं। गरीबी। गरीबी भ्रष्टाचार का एक कारण हो सकता है। गरीब लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा ले सकते हैं। अशिक्षा। अशिक्षा भी भ्रष्टाचार का एक कारण है, हो सकता है। अशिक्षित लोग भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों को नहीं समझते हैं और इसका विरोध भी नहीं करते हैं। तुमसे उससे बोलता है कि भैया ये फाइल बनाने के लिए 200 रुपये लगेगा, ले लो सर जी, बाबू जी 200 रुपये, हमारा फाइल करवा देना। उन्हें पता ही नहीं है, उनकी क्या गलती है? उनको तो लगेगा कि भैया ये जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। अगर उनको पता है कि भाई ये 50 रुपये का फाइल होता है और मेरा काम 2 दिन में हो जाएगा, तो वो पैसे नहीं देते हैं। और जो बाबूजी बैठे हैं ऑफिस में, वो लोग इसी चीज़ के लिए बैठे हैं। ठीक है। भ्रष्टाचार के निवारण को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें से निम्नलिखित शामिल है। मजबूत कानून और व्यवस्था। सबसे पहला तो यही चीज़ है कि जब हमारा कानून स्ट्रिक्ट होगा, जब मजबूत कानून और व्यवस्था भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करते हैं। जब कानून लागू होते हैं तो लोग भ्रष्टाचार करने से भी डरते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास। नैतिक मूल्यों का विकास भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब लोगों में नैतिकता मूल्यों की प्रभावना होती है तो वे भ्रष्टाचार को गलत मानते हैं और इसका विरोध भी करते हैं। कि बताना होगा कि भाई ये करना गलत है ना, इससे ये चीज़ गलत होता है, तो लोग समझेंगे कि हाँ भाई गलत है, गलत को गलत बोलना सीखेंगे। शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करता है। शिक्षित लोग भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों को समझते हैं और वे इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा ही चलता है। यहाँ के लोग देखा जाए, बड़े बड़े डीएम ये वो शिक्षित लोग जब बड़े पौधे पे आते हैं, ओहदे पे आते हैं, और वही लोग भ्रष्टाचार करते हैं। कई बार देखा गया है कि उनका सरकारी जॉब पाने का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं जब जाऊंगा तो मोटा पैसा बनाऊंगा भ्रष्टाचार करके। क्यों? अभी देखो कितना न्यूज़ आता है कि भाई एक
सिपाही के पास, एक कांस्टेबल के पास, एक PWD के पास, एक IAS ऑफिसर के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति मिली, जबकि उसकी सैलरी इतनी है, बस उसके पास प्रॉपर्टी इतना है, इतना प्रॉपर्टी है, इतना खंड है, दुबई में है, यहाँ है, प्लॉट इतने इनके रिश्तेदारों के नाम पे चलते हैं, तो ये भ्रष्टाचारी तो है। ठीक है। जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में शिक्षित करने और उन्हें इसके खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने में मदद करते हैं। जन भागीदारी। जन भागीदारी भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो यह सरकार को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए मजबूत करना होता है। ठीक है। जब कोई आवाज उठाता है ना, तो ये मत सोचा करो कि ये बस उसी के लिए, हमारा क्या, हमारे साथ थोड़ी ना है, नहीं, वो सबके लिए है, उसका साथ देना जरूरी है। जब लोग इकट्ठा ज्यादा होंगे तो वो बंदा दूसरा वाला डरेगा इससे, दूसरी बार करने से। उपसंहार क्या है, लास्ट में क्या लिखोगे? भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जो समाज के विकास को बाधित करता है, रोकता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। सरकार को मजबूत कानून व्यवस्था स्थापित करने, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने और शिक्षा का प्रसार करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ठीक है, ये इसका उपसंहार हो जाएगा। अगला आ जाता है जो बेरोजगारी की समस्या, एक ज्वलंत मुद्दा, ये बेरोजगारी। ठीक है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी साल 10th में 12th में हो, है ना। अगला आपका मेन उद्देश्य क्या है? जॉब, यही है ना, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। अब जब तुम वेल क्वालिफाइड हो जाओगे, ठीक है, वेल स्किल्ड हो जाओगे, लेकिन आपके स्किल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जॉब ही नहीं है। जॉब प्रोवाइड कराना किन का काम होता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को उस चीज़ के लिए योजनाएं बनानी होती हैं। लेकिन आजकल सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार है। मेरी बात पे विश्वास नहीं, अपने आसपास से देख लो, कितने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार देखने को तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है। तो प्रस्तावना, बेरोजगारी आज के समय में एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। बेरोजगारी का मतलब है कि काम करने की इच्छा और क्षमता रखने वाले लोगों को काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। ठीक, बेरोजगारी के कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, सबसे पहला कारण यह है। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और नौकरियों की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख पा रही है, ये सबसे बड़ा कारण है। शिक्षा प्रणाली, भारत की शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक कौशल प्रदान करने में विफल रही है। चाइना में देखो, छोटे छोटे बच्चों को क्या किया, सिखाया जाता है कि भाई नट बोल्ट कैसे कसते हैं, स्किल्ड बनाया जाता है हर चीज़ में। ठीक है, हर चीज़ को सिखाया जाता है, और यहाँ किताबें रटवाई जा रही हैं। हमारे भारत में किताबें रटाया जा रहा है, और नंबर कैसे ला देना है ज़्यादा, वो सिखाया जा रहा है। स्किल नहीं सिखाई जाती है, हमें बस किताबें रटवाई जाती हैं, जो कि बेकार है। ठीक है, जापान में, चाइना में स्किल्ड सिखाई जाती है। भारत की शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक कौशल प्रदान करने में विफल रही है, जिसके कारण युवाओं को रोजगार मिलने में कठिनाई होती है। आर्थिक विकास, भारत की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही है, जिसके कारण नई नौकरियों का सृजन कम हो रहा है। ठीक है, तकनीकी प्रगति, तकनीकी प्रगति के कारण कई नौकरियां स्वचालित हो रही हैं। जैसे आजकल चैट GPT आ गया है, AI आने वाला है, आ चुका है, तो ये सब नौकरियां खा जा रहा है। ठीक है ना, जिसके कारण लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ठीक, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के क्या प्रभाव है? गरीबी, बेरोजगारी गरीबी का एक मुख्य कारण है। अपराध, जब उसके पास रोजगार नहीं होगा तो वो पैसे कमाने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए उल्टा सीधा काम करेगा। बेरोजगारी अपराध में वृद्धि का कारण बन सकती है। सामाजिक अशांति, बेरोजगारी सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करती है। ठीक, समाधान कैसे? शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। शिक्षा प्रणाली को युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक व्यवहारिक कौशल प्रदान करने के लिए सुधार किया जाए, स्किल्ड बनाया जाए। ठीक है, आर्थिक विकास, भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार को प्रयास करते रहने होंगे। ठीक है, नई नौकरियों का सृजन करें, सरकार को नई नौकरियों के सृजन के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। कौशल विकास, युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए सरकार को कौशल के विकास के कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और उपसंहार में आप क्या लिख दोगे?
कि बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है जिसका समाधान करना अति आवश्यक है। यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल व्यक्तियों को प्रभावित करती है बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। इस समस्या को हल करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। ये लास्ट में आप लिख दोगे। नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा ये हो गया ना, आतंकवाद आएगा यहाँ पर। ठीक है, आतंकवाद वाला ये निबंध है। आतंकवाद आज के समय में मानवता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। ये एक ऐसी समस्या है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। आतंकवाद का अर्थ है निर्दोष लोगों को डराने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हिंसा का उपयोग करना। ठीक है, यह एक क्रूर और अमानवीय कृत्य है जिसके लिए कोई भी जायज नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी जायज नहीं हो सकता। आतंकवाद के कारण क्या है? राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता वाले देशों में आतंकवाद का खतरा अधिक होता है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान आप देखते हैं, वहाँ ये सब न्यूज़ चलता ही रहता है। सामाजिक आर्थिक असमानता। सामाजिक आर्थिक असमानता आतंकवाद को जन्म दे सकती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर हो रहा है आजकल धर्म के नाम पर, तो ये बड़ा बेकार चीज़ है। धार्मिक कट्टरपंथ। धार्मिक कट्टरपंथ आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, कोई गिने चुने लोग होते हैं जिनकी यहाँ से स्क्रू ढीला होता है, वो जाके उल्टे सीधे काम करते हैं और फिर धर्म के नाम पे भड़का देते हैं एक दूसरे के, और फिर वो आपस में कटते हैं, मरते लड़ते हैं, जो कि बेकार है। आतंकवादी संगठनों का समर्थन। कुछ देश आतंकवादी संगठनों को समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कौन है ये देश, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक, आतंकवाद के प्रभाव क्या है? जान माल का नुकसान। आतंकवाद के कारण निर्दोष लोगों की जान जाती है और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, डर और भय का वातावरण। आतंकवाद के कारण लोगों में डर और भय का वातावरण पैदा होता है। ठीक है, देखो जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की, मैंने कई सारे वीडियोस में देखा, मैंने किसी पाकिस्तानी से बात तो नहीं की, लेकिन मैंने लोगों का व्यवहार देखा है वीडियोस में, यूट्यूब्स के वीडियो में। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे दिल के इंसान हैं, ये मैंने नोटिस किया है। लेकिन जो आतंकवाद की बात हो रही है, जो ऐसे जो चीज़ है आतंकवादी लोग हैं वो माहौल ख़राब करते हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, से नेक दिल के हैं, बाकी उनका व्यवहार भी अच्छा है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब करते कौन है? ये हम नहीं करते। हम करते हैं क्या? नहीं, ये करते हैं हमारे वहाँ के लोग, पॉलिटिशियन लोग, आतंकवाद लोग, और हमारे यहाँ के लोग। ठीक है, वो यहाँ पे करते हैं, फिर यहाँ उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, भड़काते हैं एक दूसरे को। ठीक है, मामला कैसे निपटा है ये चीज़ पे बात नहीं होती। वहाँ के जो आतंकवाद है उसको नष्ट कर दो, ख़त्म कहानी हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए इनको सहयोग करना चाहिए, वहाँ के गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के गवर्नमेंट को, जो कि वो करते नहीं है। ठीक है, वो बल्कि उनको आर्थिक सहायता देते हैं, जगह देते हैं, पूरा सब कुछ देते हैं। ये तो सारी दुनिया जानती है। आतंकवाद के कारण देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, सामाजिक अशांति होती है। आतंकवाद सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता को भी पैदा करता है। आतंकवाद का समाधान क्या है? राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों में शांति और स्थिरता स्थापित करना होगा। सामाजिक आर्थिक विकास करना होगा। सामाजिक आर्थिक असमानता के को कम करना होगा। धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता और समझ को हमें बढ़ावा देना होगा। आतंकवादी संगठनों का मुकाबला। आतंकवादी संगठनों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना होगा। ये चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक, उपसंहार क्या हो जाएगा? लास्ट में आप क्या लिखोगे? आतंकवाद एक गंभीर समस्या है लेकिन इसे हल किया जा सकता है। इसके लिए सभी देशों को एक साथ प्रयास करने होंगे। सरकार, शिक्षा संस्थानें, मीडिया और नागरिक समाज को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एकजुट होकर लड़नी होगी, तभी ये चीज मुमकिन हो पाएगी। नेक्स्ट, यहां पर पर्यावरण आएगा। पर्यावरण टॉपिक है, ठीक है। पीपीटी बनाने वाले ने एक ही टॉपिक हर जगह कॉपी पेस्ट मार दिया है। पर्यावरण प्रदूषण आज के समय में एक गंभीर समस्या बन गई है। यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। ठीक है, हमारे भारत देश में कई सिटीज़ में हम सांस का जो AQI होता है ना, वो इंडेक्स बहुत ऊपर जा चुका है, बहुत प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश जो पर्यावरण को दूषित करते हैं
और मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं। ठीक। पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है? औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण में हानिकारक रसायनों और गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है। वाहनों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। आजकल देखते हो, आजकल हम इतने निठल्ले हो गए हैं, कहीं पे भी जाना होगा बाइक निकाल लेते फट से, स्कूटी निकाल लेते, चलना तो भूल ही गए हैं। अगर कहीं पे जाना भी होगा इधर से उधर 5-10 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे? बाइक लेके चले जाएंगे खुद। ये नहीं कि हम ऑटो में जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज हम अगर करना नहीं चाहते हैं, अगर करती भी हो तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से 15 साल पहले की बात सोचो, 10-15 साल की पहले, जब जब ये चीज़ थोड़ी कम थी, शांत था ना सब कुछ। तुम खुद सोच के देखो, आज से 15 साल पहले कैसा माहौल था और आज कैसा माहौल है। ठीक है। कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायन और उर्वरक पर्यावरण में जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। ठीक है। कृषि में जो हम ऐसे यूरिया फेंक रहे हैं, कीटनाशक कर रहे हैं, वो जमीन में जा रहा है। जमीन के थ्रू वो फलों हम जो खा रहे हैं उसमें आ रहा है, उससे हमारे पेट में जा रहा है। पहले के लोग 120-130 साल बचते थे और आजकल का लोग की आयु का कोई भरोसा ही नहीं है। हाँ, आज बोलते हैं कि, मैं सच बताऊं, आजकल देखा होगा आपने कि भाई जो हमारे दादाजी लोग हुआ करते थे, वो लोग खाते थे और लेटते थे, खाते थे और लेटते थे, और भर भर के खाते थे। सुबह चिकन मटन ये वो ऑयली फूड, मिठाई विठाई दबा के पेलते थे। उन्हें कुछ नहीं होता था, ना उन्हें शुगर होता था, ना उन्हें उनका बीपी होता था। वो 100-150 साल तक भी बच के गए हैं, ऐसे ऐसे लोग, सिर्फ खा के और सो के। और आजकल हमें डॉक्टर क्या बोलते हैं? भाई एक्सरसाइज करने जाओ, टहलने जाओ, ये करो। ये तो साइड की बात है। सबसे मेन कारण है हमारे खाना, हमारा भोजन, वही सुरक्षित नहीं रहा। इसीलिए आजकल देखो कोई भी टपक जा रहा है किसी भी टाइम। ठीक है। तो इनसे बचना होगा, इस तभी बात बनेगी। प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। पहले कैंसर नहीं हुआ करता था, बहुत रेयर था कैंसर, और आजकल आम बात हो गया है। हर घर में कैंसर हो जा रहा है। किस वजह से? इन केमिकल्स की वजह से, प्लास्टिक की वजह से। ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक्स हो गए, हमारे खाने में आते हैं, रसायन कर जाते हैं, और उसके बाद दारू गुटखा सिगरेट शराब, ये लोगों को मज़ा आता है, इनको लगता है कि फैशन है। भाई ये तुम्हें ज़िंदगी खराब कर रही है ना। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण पर दबाव पड़ता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। ठीक। ये सारे महत्वपूर्ण कारण हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कई नकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे कि स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, हृदय रोग, कैंसर। ठीक है। जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण प्रदूषण जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। जैव विविधता का नुकसान क्या है? पर्यावरण प्रदूषण से जैव विविधता का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है। पर्यावरण प्रदूषण से आर्थिक नुकसान होता है। कैसे होगा? जब ये बीमारी तुम्हें होगी तो उसको इलाज के लिए भी तो तुम्हें पैसे ही देने पड़ेंगे। ऐसे होता है आर्थिक नुकसान। पर्यावरण प्रदूषण का समाधान क्या है? औद्योगिक प्रदूषण को कम करना। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए और उसको लागू भी करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। ठीक है। लोग बस चलाओ भाई, गवर्नमेंट बस चलनी चाहिए लोकल में भी, ताकि लोग उससे आए जाएं। ठीक है। और सस्ता भी हो थोड़ा, सभी अफोर्ड भी कर पाए। पुनः उपयोग पुनर्चक्रण। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को पुनः उपयोग पुनर्चक्रण करना चाहिए। जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। गांव में क्या होता है, फसल कट गई, जाके उस फसल में आग लगा देंगे कि भाई ये मेरा धुआं भूसा वो बन जाएगा, राख बन जाएगी, हमारे खेत के लिए अच्छा है, ऐसा सोचते हैं। और वही धुआं ऊपर जाके ऐसे पूरा पोल्यूशन कर देता है, उसका नहीं सोचते। उन्हें पता ही नहीं है इसके बारे में। मैं गांव में रहता हूँ, मुझे पता है, यहाँ के लोग यही करते हैं। ठीक है। तो उनको नहीं पता, वो पराली किसी को नहीं देंगे। एक बंदा अगर आके बोलेगा ना कि हमारे घर में गाय बछड़े हैं, इनके लिए थोड़ा पराली दे दो, नहीं देंगे ना, तुझे नहीं दूंगा। वही पराली वो तिल्ली मार के जला देंगे और उससे धुआं जा रहा है, लेकिन वो देंगे नहीं किसी को। उसका यूज़ कैसे कैसे आप कर सकते वो नहीं करना, उनको उससे लेना देना ही नहीं है। एक तो ईगो है, ठीक है, खुद की ज़बरदस्ती है, कानून नहीं है इस पर, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उपसंहार क्या है? पर्यावरण प्रदूषण एक मानवीय समस्या है
इसे भगवान नहीं कर रहा है, इसे हम कर रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। इसे हल करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें पर्यावरण प्रदूषण को मूल का कारणों को समझना होगा और उन्हें दूर करने के लिए हमें प्रयास भी करने होंगे, तब जाके इससे बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पर्यावरण, ये फिर से रिपीट हो गया है। अब आते हैं यातायात के नियमों का पालन एक सुरक्षित जीवन की कुंजी। ठीक है, यातायात नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से 2 महीने पहले मैंने अपने भाई को खो दिया है। मामा का लड़का, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। 19 साल का लड़का था, यंग, घर का बड़ा लड़का था। कैसे गया? एक्सीडेंट में निपट गया। कैसे? उसने हेलमेट नहीं लगाई। हेलमेट नहीं लगाई, अपने रास्ते से जा रहा था और उसकी गलती तो थी नहीं, दूसरे की गलती, दूसरे आके ठोक दिया। अगर वो हेलमेट लगा रहता तो शायद बच जाता और सेफ्टी रूल से चलता। इसमें दोनों की गलती है। मेरे भाई ने हेलमेट नहीं लगाया था, हालांकि सर पे चोट लगने से उसकी डेथ नहीं हुई है। जिस मेरे भाई की जो डेथ हुई थी एक्सीडेंट में, वो डेथ पता है कैसे हुई? वो स्कूटी से जा रहा था और जब टक्कर मारी सामने वाले ने आके धपाक से मोड़ पे आके, है ना, स्टेशन में लोग आजकल क्या होता है, गियर कम नहीं करते मोड़ पे। वो बंदा था, स्पीड पे चला रहा था और उसने बिना गियर कम किए, स्पीड कम किए, उसने उसी स्पीड में मोड़ दिया और ऐसे मुड़ा स्पीड में, और अचानक वो तो अपने साइड से जा रहा था भाई, उसने आके उसको हिट कर दिया और वो मेरा भाई स्कूटी के ऊपर ऐसे गिरा, ऐसे चेस्ट के बल, और उसको यहाँ चोट लगी। उसका इतना जोर से इम्पैक्ट था कि उसका हार्ट में लगा, हार्ट वहीं पे उसका जो हार्ट अटैक आ गया और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके सर पे बिल्कुल चोट नहीं थी। ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ की गलती होती है। तो ये इस पर बहुत शानदार है। हमेशा कहीं पे भी जाओ हेलमेट लगाओ, स्पीड लिमिट में चलो। हमेशा ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी ही गलती होगी, लोगों की गलती से भी हमारी जान जा सकती है। तो क्योंकि सड़क पे बेवकूफ़ों की टोली घूमती है, हमेशा मैंने आप देखो, तुम्हारी गलती नहीं होगी, दूसरे की गलती ही होगी। तो उनकी गलती से हमें कैसे बचना है? हमेशा कम स्पीड में चलना है, इतना स्पीड मतलब रखना है कि हम उसको, अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाए, गाड़ी को भी और खुद को भी। चाहे आप बाइक 2 व्हीलर चला रहे हो या 4 व्हीलर चला रहे हो, हमेशा सेफ्टी में रहना है। ठीक है, हेलमेट अच्छा वाला पहनना है हमेशा, ये नहीं कि 200-150 रुपये का पहन लिया। यातायात के नियमों का पालन एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए आवश्यक है। नियम सड़कों पर अनुशासन बनाए रखने और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करते हैं। जब हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो हम ना केवल खुद को सुरक्षित रखते हैं बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दुर्घटनाओं की रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम? यातायात के नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम होती है। सड़कों पर अनुशासन, यातायात के नियमों का पालन करने से सड़कों पर अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है। समय की बचत होती है। यातायात के नियमों का पालन करने से सड़कों पर जाम कम लगता है। ठीक है, जिससे समय की बचत होती है। ठीक है, उसके साथ साथ ईंधन की बचत, यातायात के नियमों का पालन करने से ईंधन की भी बचत होती है। यहाँ पर कैसे बचत होगी? आपने देखा होगा, कभी रेलवे फाटक में आप गए हो, जाके देखना, वहाँ पर इडियट्स की भरमार होगी। एक लेन है, रेलवे फाटक लग गया, ये सड़क की 2 लेन है ना, एक लेन से तुम जाते हो, दूसरे लोग से लोग आते हैं। जब ये फाटक लगेगा, इस लेन पे तो गाड़ी जानी ही है, यहाँ पे भी लोग आके गाड़ी खड़ी कर देंगे और इधर से जो लोग हैं ये भी यहाँ पे खड़ी कर देंगे, यहाँ पे खड़ी कर देंगे, दोनों आगे एकदम सामने बैठ गए। ऐसा तो हमारे यहाँ डेली होता है, डेली होता है हमारे यहाँ पर, और सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम होता है। डेली घंटों का जाम लगता है। जाम लगेगा, समय की बर्बादी, ईंधन की बर्बादी और पोल्यूशन फ्री में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ ना करो, अपने लेन में चलो हमेशा। यातायात के नियमों का पालन कैसे करें? यातायात संकेतों का पालन करें, हमेशा लाल बत्ती पर रुकें, हरी बत्ती पर चलें, गति सीमा का पालन करें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें। जब भी किसी रोड में चलोगे तो वहाँ लिखा होगा कि भाई इतनी रोड सीमा है, 60, 40, 50, 80, उससे ऊपर नहीं जाना है, उससे नीचे ही रहना है। ठीक है, लेन अनुशासन का पालन करें, अपनी लेन में चले, दूसरे की लेन में ना चले। ठीक है, कुछ दिन पहले मैं, देखो लेन के भी बहुत सारे नियम होते हैं। जब लेन ऐसी होगी ना, ऐसा धार होता, इसका मतलब है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते। 2 लाइनिंग जब एक साथ चली आ रही है, तो हमारे यहाँ पर हाईवे है, हल्द्वानी हाईवे, यहाँ पर जंगल पे रास्ता है, ऐसा है, मोड़ है, यहाँ से गाड़ी जाती है और यहाँ पर ऐसा बना पड़ा कि तुम ओवरटेक नहीं कर सकते। और यहाँ से अपने लेन से ट्रक ड्राइवर जा रहा है,
अब ट्रक ड्राइवर अपने लेन से जा रहा है और दूसरा क्रेटा गाड़ी है यहाँ से आई और उसने ओवरटेक करने के चक्कर में दूसरे लेन पे आके उस पर ठोक दिया, क्योंकि इस लेन से गाड़ी जा रही है यहाँ से, तो उसने सोचा इसको ओवरटेक करके यहाँ से चला जाऊंगा। ये वाली ट्रक तो अपने लाइन से जा रही थी, उसने ओवरटेक कर दिया लेन क्रॉस करके और सीधा जाकर ट्रक वाले को ठोक दिया। लोग क्या सोचते हैं ट्रक वाले की गलती है, क्योंकि बड़ी गाड़ी हमेशा गलती बड़े वाले की हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यातायात नियमों का पालन करो, अपनी जान अपने हथेली पे है, अपनी भी और दूसरों की भी। ठीक है, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें हमेशा। उसके साथ साथ शराब पीकर गाड़ी कभी ना चलाएं, मोबाइल फ़ोन का भी उपयोग कभी ना करें गाड़ी चलाते वक्त, चाहे वो कोई सा भी गाड़ी हो, कार हो या जो भी हो। बात करनी है साइड में लगा लो, खड़ी कर लो, बात कर लो। यातायात के नियमों का पालन करना एक नागरिक का कर्तव्य है। जब हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो हम एक सुरक्षित और अनुशासित समाज का निर्माण करते हैं। आइए हम सब मिलकर यातायात के नियमों का पालन करें और एक सुरक्षित जीवन जिए। ठीक है, ये आप उपसंहार में लिख दोगे। अब आता है शिक्षा का नया अध्याय, ऑनलाइन शिक्षा बनाम ऑफलाइन शिक्षा। जो शिक्षा अभी मैं आपको दे रहा हूँ ये क्या है, ऑनलाइन शिक्षा है। ठीक है, जो शिक्षा आप स्कूल से पाते हैं वो क्या है, ऑफलाइन शिक्षा है। ठीक है, तो कौन सी बेस्ट है मुझे बताना, मुझे तो दोनों ही बेस्ट लगती हैं। ठीक है, शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह मानव जीवन को बेहतर बनाने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद करता है। शिक्षा के दो मुख्य रूप है, ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ठीक है, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। पहले बात करते हैं ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का एक तरीका है। इसमें छात्र घर बैठे ही वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, अन्य संसाधनों के माध्यम से सीख सकता है, जैसे कि मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। ऑनलाइन शिक्षा के कई फायदे हैं, जैसे कि लचीलापन। ऑनलाइन शिक्षा छात्रों को अपनी गति से अपनी सुविधा अनुसार सीखने की सुविधा प्रदान करता है। हो सकता है जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ आपको एक बार में समझ में ना आए, आप दोबारा वीडियो बैक करके आराम से समझ के देख सकते हो, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार देख सकते हो। ऑफलाइन में क्या होगा, एक बार टीचर ने बता दिया, दूसरी बार पूछोगे, हो सकता है वो दूसरी बार बता, तीसरी बार पूछा, अरे तेरे को समझ में नहीं आता ससुरा, इधर आ तू, 2 डंडे और मारेगा खींच के, बैठ भाग यहाँ से, भगा दे ऐसे बोलता है ना। तो ये लचीलापन तो फायदा है इसमें। पहुंच, ऑनलाइन शिक्षा दुनिया भर के छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाती है। आप कहीं पे भी जाओ आराम से एजुकेशन पा सकते हो। कम लागत है, ऑनलाइन शिक्षा अक्सर ऑफलाइन शिक्षा की तुलना में, जैसे ये शिक्षा आपको फ्री में मिल रहा है, अगर यही शिक्षा आप मेरे घर पे आके पढ़ते तो मैं आपसे कुछ पैसे लेता फीस के नाम पे, लेकिन ये आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, विविधता, ऑनलाइन शिक्षा विभिन्न प्रकार की पाठ्यक्रम और विषयों को प्रदान करता है। जैसे अभी मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ, मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ, तो ये विभिन्न प्रकार के विषय हो गए जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। ऑफलाइन शिक्षा में आ जाते हैं। ऑफलाइन शिक्षा एक पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है जिसमें छात्र कक्षा के शिक्षक के साथ उपस्थित होते हैं। ऑफलाइन शिक्षा के कई फायदे हैं जिनमें शामिल है व्यक्तिगत ध्यान। ठीक है, जैसे किसी ऑफलाइन में जाओगे तो लिमिटेड सीट्स होती हैं, हर टीचर जो है हर बच्चे पे ध्यान देता है ना, तो ये तो एक फ़ायदा है। सामाजिक संपर्क, ऑफलाइन शिक्षा छात्रों को अन्य छात्रों और शिक्षकों के साथ सामाजिक संपर्क करने का अवसर देती है। मेरे पास 2.5 मिलियन के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे विद्यार्थी मेरे फैमिली हैं, लेकिन मैं बहुत कम लोगों से वार्तालाप कर पाता हूँ, है ना, ये एक बड़ा मुद्दा है। व्यवहारिक अनुभव, ऑफलाइन शिक्षा में छात्र प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, अन्य व्यवहारिक अनुभवों को माध्यम से सीख सकता है, ऑनलाइन में नहीं हो सकता ऐसा। उपसंहार में आप क्या लिखोगे, ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। यह कहना मुश्किल है कि कौन सी शिक्षा बेहतर है, यह छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकता और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं कोरोना जो टॉपिक है वो पहले इम्पोर्टेंट हुआ करता था, अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, फिर भी ये चीज़ पे मैं अलग से वीडियो बना भी चुका हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना और एक बार पढ़ लेना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे समाज को देखते हुए, जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि निबंध उन्हीं पे आ जाता है जो हमारे समाज में आसपास चल रहा है, जो समस्या है हमारे समाज में उसी पे ही निबंध आता है एग्जाम में। जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, देखना एग्जाम में यहीं से ही आएगा। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें, किसी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके हमें बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ।
जय हिंद।